हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे वीकली करंट अफेयर में। संडे को आता है, एवरी संडे को हम पूरे वीक का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं और ये है हमारा फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर का करंट अफेयर। बाकी वही वाली पुरानी स्टोरी कि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इस वीडियो के PDF के लिए। बाकी ये टेलीग्राम ग्रुप है आपके डिस्कशन के लिए, आपके आपस के डाउट डिस्कशन के लिए। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इन सारे प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। Educating today for better tomorrow. जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, को एजुकेशन हैज बीन बैंड इन विच नेशन? किस में बैन किया गया है? न्यूज़ आप देख रहे हो, आप सभी को पता होगा, अफगानिस्तान में बैन किया गया है। रिसेंटली वहाँ पे तालिबान ने टेक ओवर कर दिया है और तालिबान ने कहा है कि अब लड़के लड़की साथ में बैठ के नहीं पढ़ सकते। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना जाहिलियत भरी मानसिकता है। बाकी सारा काम करेंगे, बस साथ बैठ के पढ़ेंगे नहीं। रिसेंटली इनके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं शेख अब्दुल बाकी हक्कानी, इन्होंने कहा भाई कि हम बैन करते हैं आज से को एजुकेशन। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि लड़कियों को लड़के नहीं पढ़ा सकते, मतलब फीमेल को मेल नहीं पढ़ा सकते। मतलब आप सोच लो भाई, कौन सी दुनिया में रहना चाहते हैं, कौन सा लॉ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और हालत इतनी ख़राब हो गई है कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर लिटरली फीमेल खड़ी हैं और वो कह रही हैं कि हमको तो बस किसी भी दूसरे देश का आदमी शादी कर ले और यहाँ से अफ़गानिस्तान से निकाल के अपने देश ले चले। मतलब किसी भी हालत में वो अफ़गानिस्तान में रहना नहीं चाहती हैं। इतनी ख़राब हालत हो गई अफ़गानिस्तान का। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कहा है UN के ह्यूमन राइट कमीशन ने। उन्होंने ये भी कहा है कि हालांकि लोग शादी तो कर लेंगे, मगर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि अभी जो उनकी परिस्थिति है उसका एडवांटेज लेके शादी कर लें और बाद में उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रास्ते, मतलब किसी को बेच दें, प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करवाने लगे। इस टाइप की केसेज बढ़ सकते हैं। तो बहुत एक आप कह सकते हो दयनीय स्थिति है। क्या चल रहा है आप देख ही सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हाउ इज द वेस्ट नाइल वायरस ट्रांसमिटेड? किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है? ये मॉस्किटो से ट्रांसमिट हो रहा है। इस वायरस से बेसिकली आपको नाइल फीवर हो जाता है और बहुत डेडली वायरस नहीं है। अफ्रीका में आया था, बट अब बहुत सारे यूरोपियन एशियन कंट्री में फैल रहा है। रशिया में बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। किस टाइप का वायरस होता है ये? बेसिकली RNA वायरस होता है। RNA बेसिकली इसका जेनेटिक मटेरियल है और इनकी फैमिली भी होती है, वायरस की भी फैमिली होती है। तो इनकी फैमिली आप देख पाओगे, इस फैमिली का ये वायरस है, आप पढ़ लेना। वैसे भी जो बायोलॉजी वाले वर्ड होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं, मैं प्रोनाउंस नहीं करना चाहता हूँ। इसके फैमिली का ही, जीका वायरस का आप लोगों ने नाम सुना होगा, डेंगू वायरस का नाम सुना होगा, तो बेसिकली ये उसी फैमिली का वायरस है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, BH सीरीज विच वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली एसोसिएटेड विथ? किससे एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक BH सीरीज लॉन्च किया है। मतलब BH मतलब समझ सकते हो आप भारत। इससे पहले इन्होंने IN सीरीज लॉन्च किया था, उसी को कन्वर्ट कर दिया इन्होंने BH सीरीज में। IN सीरीज जो था उस पर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था, इस पर डिटेल में वीडियो नहीं बनाया। थोड़ी सी बेसिक चीज़ें आपको इसके बारे में जानना चाहिए। ये इफेक्ट कब हो रहा है? तो ये फोर्स हो रहा है आपके 15 नवंबर 2021 से। क्या सीरीज होगा ये आप देखो, स्टार्टिंग में जिस डेट, जिस ईयर में आप अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करवाओगे वो रहेगा। फिर BH बेसिकली अल्फ़ाबेट है जो इंडिकेट करता है, BH मतलब भारत। और यहाँ पे आपके 4 नंबर्स रहेंगे, 4 नंबर्स, और इसके बाद 2 और अल्फ़ाबेट्स रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये आपका नंबर बन जाएगा। ये वाले जो नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट हैं ये क्या होंगे? रैंडम होंगे, ठीक है, जिस तरीके से अभी दिया जाता है। कुछ और चीज़ें आपको जानना चाहिए। मन में एक सवाल आ सकता है कि BH क्यों लॉन्च किया जा रहा है? आप सभी को पता है कि हमारे देश में अगर आप किसी स्टेट में, जिसको पेरेंट स्टेट इसमें कहा गया है, अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करवाते हो, सपोज आपका गुजरात में रजिस्ट्रेशन है, आप महाराष्ट्र में जाना चाहते हो, तो आप अपने व्हीकल को वहाँ पे 12 मंथ से ज़्यादा नहीं रख सकते। इससे ज़्यादा रखना है तो आपको महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको वहाँ पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा, रोड टैक्स पे करना होगा, आपके पेरेंट स्टेट में जो आपने रोड टैक्स किया है उसको रिफंड लेना होगा। तो ये बहुत बड़ा हेडेक वाली चीज़ होती थी, स्पेशली उनके लिए जिनका ट्रांसफ़र बहुत फ्रिक्वेंट होता था और जो ऑल इंडिया सर्विसेज में काम करते हैं। जो लोग बहुत सारे PSUs में काम करते हैं, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में काम करते हैं, उनका ट्रांसफ़र होता रहता है। अब वो व्हीकल भी खरीदते हैं तो उनको परेशानी होती थी। तो ये सब ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने इसको बनाया है।
तो क्या ये केवल गवर्नमेंट के लिए है? ऐसा नहीं है। जो प्राइवेट कंपनीज हैं अगर उनकी ऑफिस 4 से ज़्यादा स्टेट में है तो स्टार्टिंग में उनके एम्प्लॉय को भी ये दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे रोड टैक्स कितना लगेगा। तो स्टार्टिंग का रोड टैक्स है 8%। अगर आपकी व्हीकल 10 लाख से कम की है तो 10 to 20 लाख की व्हीकल लेते हो आप, तो आपको जो रोड टैक्स देना पड़ेगा वो 10% देना पड़ेगा। और इससे ज़्यादा 20 से ज़्यादा की व्हीकल लेते हो आप तो आपको 12% रोड टैक्स देना पड़ेगा। इससे पहले आप लाइफ टाइम टैक्स भरते थे, मतलब जितना आपकी व्हीकल की एज है 15 ईयर की हम बात कर लें होता था, तो 15 ईयर के लिए आप एक बार टैक्स भरते थे। अब इसमें ऐसा नहीं होगा, अब आपको 2 ईयर के सेगमेंट में आपको टैक्स पे करना होगा, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहे, इन बिटवीन आप ट्रांसफ़र कर लेते हो तो ईजिली आपका ट्रांसफ़र हो पाए। आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा दूसरे स्टेट में, बस आपको यहाँ से एक NOC लेके वहाँ पे जाना होगा जो आपका रोड टैक्स है वो रिफंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री विल होस्ट द UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26। COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 इन 2021। कौन होस्ट कर रहा है? हालांकि यहाँ पे सिटी का नाम दिया गया है, बट कंट्री आपसे पूछा है, ये वर्ड आप सिटी लिख लेना तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। बेसिकली ये होस्ट कर रहा है आपका ग्लासगो। 2 लोग मिलके इसको होस्ट कर रहे हैं, इटली और UK होस्ट कर रहे हैं, बट ये होगा UK में। UK में ये कब से कब तक चलेगा? ध्यान रखना, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है आपका। 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ये समिट होने वाली है। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है ये। बेसिकली आपने सुना होगा इससे पहले एक एग्रीमेंट हुआ था जिसे हम कहते हैं पेरिस एग्रीमेंट। तो उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करें, कितना इम्प्लीमेंटेशन हो गया, क्या वर्क है, मतलब एक तरह से रोड मैप इसमें तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉनमिंग डिक्लेरेशन विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। कहाँ से एसोसिएटेड है भाई? यूहान सिटी में एक प्लेस है ये, बेसिकली चाइना से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, चाइना ने एक ड्राफ्ट सबमिट किया है जिसे हम कहते हैं कॉनमिंग डिक्लेरेशन। आप सभी को पता होगा कि जो डिक्लेरेशन होते हैं ना, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। जो डिक्लेरेशन जिस देश के जिस सिटी में बनाया जाता है उसी सिटी के नाम पे उसका नाम रख दिया जाता है। तो सेम ये ऐसे ही है। बेसिकली ये जो डिक्लेरेशन है आपका, ये COP15 के बारे में बात करता है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ये कॉन्फ्रेंस आपकी 2 पार्ट में होगी। पहला पार्ट जो होगा इसका 11 to 15 अक्टूबर में होने वाला है। दूसरा पार्ट इसका 2022 में होने वाला है, दैट इज़ 25 अप्रैल to 8 मई। तो ये दोनों डेट आप याद रखना। कहाँ पे होने वाला है? ये होने वाला है आपके चाइना में। किस बेसिस पे होने वाला है? तो चाइना ने इसके रिलेटेड अपने कुछ जो डिक्लेरेशन में पॉइंट्स हैं वो मेंशन कर दिए हैं। अब चूंकि चाइना की जो आइडियोलॉजी है उसी से रिलेटेड ये चीज़ें कहेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने पहले तो इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन, दूसरा बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, ह्यूमन हेल्थ, इन सारे चीज़ों पे इन्होंने बात करने के लिए कहा है। अब ह्यूमन हेल्थ का देख ही रहे हो कि जितने वायरस आते हैं वो चाइना से आएंगे या तो अफ्रीका से आएंगे। अब काहे का ह्यूमन हेल्थ होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, माई पैड माई राइट्स प्रोजेक्ट एज इनिशिएटिव ऑफ नाबार्ड वाज लॉन्च रिसेंटली इन द स्टेट। कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है? त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। चूंकि नाबार्ड यहाँ पे आपका न्यूज़ में है, इसलिए नाबार्ड का समटाइम फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है लोअर लेवल एग्जाम में। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब ये जो स्कीम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। माई पैड माई राइट्स, जैसा इसका नाम है, पैड से यहाँ पे मतलब है कि जो रूरल एरिया में फीमेल होती हैं, स्पेशली जो लोअर इनकम फीमेल होती हैं, वो पैड का यूज़ नहीं करती हैं। जब भी उनके पीरियड्स आते हैं उसके वजह से उनको बीमारी हो जाती है। जैसे आपने पैडमैन, एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी, शायद आप लोगों ने देखा भी हो, अच्छी इंटरटेनिंग और एक सोशल मूवी भी है, दोनों है, उसमें मैसेज भी है और इंटरटेनिंग भी है। तो उसी से रिलेटेड ये बेसिकली स्कीम है। यहाँ पे विलेज एरिया में एक सैनिटरी पैड मेकिंग मशीन दिया जाएगा, उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल दिए जाएंगे, वेजेस दिए जाएंगे उसको पैकिंग करने के लिए, कि जो पैड है उसकी अवेलेबिलिटी हो, सस्ते में अवेलेबिलिटी हो, गांव के लोग बनाएं और गांव में ही कंज्यूम हो जाए। तो एक तरह से एक बिजनेस भी डेवलप हो जाएगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोग यूज भी कर पाएंगे, बीमारी से भी बचेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, मेरा वतन मेरा चमन इज द प्रोग्राम होस्ट बाय द यूनियन मिनिस्ट्री। कौन होस्ट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर इसको लॉन्च किया है। बेसिकली ये प्रोग्राम है क्या? तो यहाँ पे एक तरह का मुशायरा होगा, शायरी होगी, कभी सम्मेलन होगा, देश के अलग अलग कोने से
प्रसिद्ध जो मुशायरा करने वाले लोग हैं, शायरी करने वाले लोग हैं, उनको बुलाया जाएगा। यहाँ की एक थीम भी है, बेसिकली ऑफिशियल ऐसा नहीं कहा गया है कि थीम है ये, बट यहाँ पे पेट्रोटिक मैसेज के तौर पे जो शायरी होगी वो सुनाया जाएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत में। और ये मिनिस्ट्री प्लान कर रही है कि 2023 तक ये पूरे देश में करेंगे। अभी पूरे देश में नहीं हो रहा है, बट 2023 तक इसको पूरे देश में किया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एज पर न्यू स्टडी एयर पोल्यूशन कुड कट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द नॉर्थ इंडिया अराउंड हाउ मेनी ईयर। कितने साल कट कर देता है? तो कट करता है 9 ईयर। एक बहुत बड़ा लंबा ड्यूरेशन है टाइम का। आप देख पाओ कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एयर पोल्यूशन की वजह से कम हो रहा है। हर साल आप सुनते होंगे कि दिल्ली में, यूपी में, आगरा में, गाजियाबाद, नोएडा, ये हाईली पोल्यूटेड सिटी हैं, दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी हैं, और यहाँ पे एयर पोल्यूशन की वजह से लोगों की लाइफ घट रही है, बीमारियाँ बढ़ रही हैं। और ये जो बेसिकली क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट है, इसको जारी किया है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने। इन्होंने कहा है कि जो पोल्यूशन लेवल था इंडिया का 2019 में, अब उसके बाद तो पैंडेमिक आ गया, तो कहाँ पे सब कुछ होता है इंस्पेक्शन। अगर उन्होंने कहा कि वही मेंटेन रहता है तो लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो घट जाएगी बहुत तेज़ी से। और केवल वहाँ नहीं, महाराष्ट्र में भी कहा है 2.5-3 साल तक घटेगी, एमपी में भी घटेगी। बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स हैं जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो हमारा WHO का स्टैंडर्ड है, किसका स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलेट मैटर्स की, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक पोल्यूटेंट होता है एयर में, जो व्हीकल से ज़्यादा निकलता है, कंपनी से भी निकलता है मगर व्हीकल से ज़्यादा, इसके लिए इन्होंने सेट कर रखा है 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। बट हमारे यहाँ पे कितना है? 70.3, मतलब सीधा 7 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड। तो आप देख पाओगे कितना हाई रिस्क लेवल पे हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, नाम से ही पता चल रहा होगा आपके कि कौन से स्टेट का होगा जहाँ पे कांग्रेस रूल कर रही होगी। पंजाब में हालांकि रूल कर रही है, बट पंजाब का नहीं है, ये है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में इन्होंने, सरकार ने बेसिकली ये लॉन्च किया है कि जो खरीफ की फसल होती हैं, खरीफ मतलब मानसून सेशन जो आपको चलता है ना, जुलाई से अक्टूबर वाला मानसून क्रॉप्स जिसे हम कहते हैं, जिसमें धान लगाते हो आप, मक्का लगाते हो, इस टाइप की चीज़ें जो उगाते हो आप, तो वो वाली फसल होती है। कहा गया है कि अगर मान लीजिए रेनफॉल कम हो जाता है, ड्रॉट, सूखा हो जाता है और किसानों को लॉस हो जाता है, तो उनको 9,000 रुपीज़ पर हेक्टेयर दिया जाएगा। अब 9,000 में किसानों का क्या होगा वो तो बात की बात है। खैर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स। कौन रिलीज करता है? तो ये काम करता है आपका RBI। अब ये हाउस प्राइस इंडेक्स क्या है? मतलब ये बताता है कि जो घर के भाव हैं, जो घर के रेट हैं डिफरेंट सिटीज़ में, उनके भाव बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। अब आप कहोगे कि क्या पूरे देश की सिटी का बता देगा? जी नहीं, इतना तो डाटा कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है और इतना हमारे पास सिक्वेंशियल डाटा भी नहीं होता है। तो ये बेसिकली जो हमारे देश की मेजर सिटी हैं, लाइक अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, इस टाइप की जो बड़ी सिटी हैं, उन सिटी से RBI क्वार्टरली मंगाता है ये डाटा और इसके बाद लॉन्च करता है। अब इनका कहना है कि जो हाउस प्राइस इंडेक्स है वो हमारे देश का घटा है 2% से लेकर 2.8 तक, बट जरूरी नहीं कि हर जगह घटा है, कुछ जगह एक्सपेंड भी हुआ है, लाइक अहमदाबाद। लोग यहाँ के पैसे के हैं कि आप पहले शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, शेयर मार्केट गिर गया, वहाँ से पैसे निकाल के घर में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, मरियप्पा थंगावेलु एंड शरद कुमार हु ओन द मेडल इन टोक्यो पैरालंपिक गेम्स आर एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। किससे एसोसिएटेड हैं ये? तो ये हैं आपके हाई जंप से। कुछ और डाटा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये सारे डाटा आपको याद रहने चाहिए। अब कितने टोटल गोल्ड हमने, टोटल कितने मेडल हमने जीते हैं? तो वो है 19 गोल्ड जीते हमने, 5, 8 सिल्वर एंड 6 ब्रोंज, ये हमने जीता है। पैरा ओलंपिक की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको जो फ्लैग बेयरर हैं, हमको अब ये भी आपको ध्यान रखना है, टेकचंद, और कब से कब तक चले ये गेम्स, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। तो ये सारे बेसिक डाटा हैं। और जिन लोगों ने गोल्ड जीता है उनका नाम क्या है, किस गेम से उन्होंने जीता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर फिरदौसी एंड मोहम्मद अजमद हु वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली आर रेसिपिएंट ऑफ द विच अवार्ड। कौन सा अवार्ड इनको दिया गया है? तो इनको दिया गया है रमन मैग्सेसे अवार्ड। कहाँ से बिलोंग करता है ये? फिलीपींस के राष्ट्र प्रेसिडेंट थे ये, बेसिकली राष्ट्रपति थे, तो उनको ऑनर करने के लिए अवार्ड दिया जाता है, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है।
रिसेंटली ये अवार्ड कुल 5 लोगों को दिया गया है। यहाँ पे जो डॉक्टर फिरदौसी की हम बात कर रहे हैं, ये हैं आपके बांग्लादेश से, और मोहम्मद अमजद जी हैं पाकिस्तान से। बाकी और यहाँ पे जो 3 विनर्स के नाम भी हैं, बट इन दोनों लोगों का नाम आप ध्यान रखना क्योंकि हमारे बॉर्डर शेयरिंग कंट्री हैं। इंडिया की अगर बात करें तो रिसेंट में 2019 में रवीश कुमार जी को दिया गया था। बहुत सारे सेक्टर्स में ये देते हैं, इंडिविजुअल को देते हैं, गवर्नमेंट को भी देते हैं, गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट को भी देते हैं, प्राइवेट आदमी को भी देते हैं, उसके काम को भी देते हैं, एनजीओ को भी देते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स में ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट ऑफ द इंडिया इन द कैलेंडर ऑफ 2021। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान रखना। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए, हालांकि ये फॉरकास्ट काफ़ी पहले हुआ था बट फिर से इसको रिटेन किया गया है। रिटेन में कहा गया है जो बेसिकली इंडिया का ग्रोथ रेट होगा वो 9.6 होगा। ये मूडीज ने कहा है, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। इनके बेसिस पे, इनके सोर्स पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं। अगर जहाँ की रेटिंग अच्छी देते हैं आप, वहाँ की इकोनॉमी को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 2021 के लिए रहेगी 8.6 और 2022 के रहेगी 7.5। और इन्होंने जो मूडीज़ वालों ने है, इन्होंने कहा है 9.6 रहेगी 2021 के लिए और 2022 के लिए रहेगी 7%। अभी के लिए ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं ना, तेज़ी से रिकवरी कर रहे हैं पैंडेमिक के बाद, इसलिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट इज द इनिशिएटिव। आप किसका इनिशिएटिव है? साइल का है, FSSAI इनका इनिशिएटिव है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाम आप लोगों ने सुना होगा। हर खाने वाले प्रोडक्ट में इनका नाम छपा हुआ होता है क्योंकि इनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अब इन्होंने क्या किया है कि स्टेशंस को रेट करेंगे आपकी 1 to 5 में। अगर 5 है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, 5 स्टार है। अगर 1 है तो खराब है। किस टाइप का खाना दे रहे हैं वहाँ पे, स्वच्छता क्या है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बेसिकली हाइजेनिक फूड से रिलेटेड इनकी रेटिंग की जाएगी। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रिसेंटली दिया गया है। तो ये डाटा है, आप याद रखना, नाम भी याद रखना है। FSSAI देता है और चंडीगढ़ को 5 स्टार दिया गया है। द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज नेम्ड एट JAPAD 2021 इज हेल्ड इन विच कंट्री। कहाँ पे हुआ है? रशिया में हुआ है। एक मल्टीनेशनल आप कह सकते हो एक्सरसाइज है, एंटी टेरर कॉपरेशन एक्सरसाइज है। देश आपस में लड़ते हैं कि अगर मान लीजिए मिलिटेंट अटैक होता है तो कैसे बचेंगे। और मतलब एकदम से अनफॉर्चुनेट बात यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट करता है। मुझे लगता है कि यहाँ से वो सीख के जाते हैं कि भाई देखो, अगर तुम अटैक करोगे ना तो बाकी देश ऐसे बचेंगे, तो मैं तुमको बता देता हूँ कि तुम ऐसे अटैक करना, तो वो नहीं बच पाएंगे। पाकिस्तान, चाइना भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हालांकि इंडिया ने पार्टिसिपेट कर लिया है। अभी ये हुआ था जिन्हाई में, रशिया में बेसिकली। तो दिस इज द एंटी टेरर कॉर्पोरेशन एक्सरसाइज, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज recently developed the prototype miniature helicopter for service launch work on the future Mars mission। किसने किया है? चाइना ने। मतलब चाइना वालों की यार आंख खुले ना खुले, दिमाग पूरा खुल गया है। जो इनोवेशन आजकल हो रहे हैं, जो नई चीज़ें बल रही हैं, सारा चाइना में हो रहा है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि जो हमारा मिशन था बेसिकली रेड प्लैनेट मार्स का मंगलयान, वो हमारा फेल हो गया था। रिसेंटली चाइना ने वहाँ पे लैंडिंग कर लिया उसके रोबोटिक रोवर की, और उन्होंने इन फ्यूचर जो भी उनका प्लान है उसको मॉनिटर करने के लिए इसको डेवलप किया है। तो चाइना सिटी का नाम है। हम भी वैसे फेल हुए हैं बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु इज़ द हेड ऑफ कमेटी सेटअप टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग गाइडलाइन ऑफ द जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम। तो इसके हेड हैं अशोक टंडन जी। 10 मेंबर कमेटी बनाई गई है। बेसिकली इस कमेटी का काम है कि बहुत सारे रिफॉर्म्स करने हैं जो हमारा जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम है। वेलफेयर मतलब जर्नलिस्ट के वेलफेयर में काम करना, उनको इंसेंटिव, बाकी सारी चीज़ें। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक फंड दिया है उन लोगों के लिए जो जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग कर रहे थे, कोविड-19 की वजह से मर गए, उनके फैमिली को कुछ 5 लाख रुपीज़ का एक आप फाइनेंशियल हेल्प कह सकते हो। तो इस टाइप की जो स्कीम्स होती हैं उनको रिव्यू करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना कौन है, अशोक टंडन जी हैं। ये बेसिकली प्रसार भारती के बोर्ड मेंबर भी हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट। किसने डेवलप किया है? बेसिकली ये आपसे पूछा गया है, तो इसको डेवलप किया है, बहुत सारे लोगों ने डेवलप किया है,
बट यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कॉपरेशन के साथ मिलकर इसको डेवलप किया गया। अब आप समझ लो थोड़ा सा कि ये क्वांटम कंप्यूटर होता क्या है या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग होती क्या है। तो क्वांटम थियरी का नाम आपने सुना होगा, क्वांटम फिजिक्स का नाम आप लोग सुना होगा। नियर अबाउट कोई ऐसा टेक्निकल फील्ड नहीं है जहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का हम आजकल यूज़ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इस कंप्यूटर को डेवलप करने से क्या हो जाएगा कि जो हमारा रिसर्च का कॉस्ट है ना, स्पेशली क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें, वो घट जाएगी। तो हम कुछ नया कर पाएंगे, एक नया तरीका ढूंढ पाएंगे, रिवोल्यूशन ला सकते हैं। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आपका बायोमेडिकल हो गया, जो ऐसी टेक्नोलॉजी है उनमें कुछ रिवोल्यूशन जैसे ला सकते हैं बाय द क्वांटम कंप्यूटिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द स्कीम विवाद से विश्वास तक रिलेटेड टू, किससे रिलेट करता है? डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम से। गवर्नमेंट ने अपने बजट 2020 में इसको लॉन्च किया था। बेसिकली पर्पज क्या है कि हमारे देश में बहुत सारे विवाद हो जाते हैं, मैटर कहाँ चला जाता है? ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट में चला जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने ये टैक्स चोरी नहीं किया है, सरकार कहते हैं हमारे पास प्रूफ है तुमने चोरी किया है। इस तरीके से बहुत सारा पैसा लटका रहता है और सरकार का एक एस्टीमेट कहता है कि अगर हम ये बात करें कि जिस पैसे पे कॉन्फ्लिक्ट है, जो कॉन्फ्लिक्टेड राशि है वो है 9.3 लाख करोड़ रुपीज़, एक ह्यूज अमाउंट है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो भाई एक स्कीम बनाते हैं, विवाद से विश्वास, मतलब ऐसा करो कि हम आपस में सेटल कर लेते हैं। यार काहे के लिए लड़ाई करना, ठीक है, कुछ हमारी बातें मान ली जाएंगी, कुछ आपकी बातें मान ली जाएंगी, सेटल कर दिया जाएगा, आप गवर्नमेंट का टैक्स भर दो। गवर्नमेंट ने सोचा मुकदमा लड़ने से क्या फायदा होगा, अगर सेटल करेंगे तो तिजोरी में कुछ पैसा आएगा, और गवर्नमेंट को पैसा मिला भी है। जो गवर्नमेंट का क्लेम है, उन्होंने कहा है कि कुछ 99,000 करोड़ रुपीस का इस स्कीम के अंडर इनरोल किया गया है, जिसमें से हमने 53,684 करोड़ रुपीस की रिकवरी भी हुई है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का कुछ फायदा यहाँ पे हो रहा है। तो इन शॉर्ट जो डायरेक्ट टैक्स में डिस्प्यूटेड हैं उनको सेटल करना है, चाहे उनके ऊपर जो पेनल्टी लगी है, जो फी लगी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेटल्ड करना है। इसकी डेट काफ़ी टाइम पहले आया था, इसकी डेट बार बार गवर्नमेंट एक्सटेंड करती है, इसलिए कि हो सकता है नए लोग इसमें इनरोल करें। तो अभी इसको एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन डेयरी कंपनी हैज रैंक्ड इन रोबो बैंक्स 2021 ग्लोबल टॉप 20 कंपनीज इन द वर्ल्ड। डेयरी फील्ड की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक ही हमारे पास बड़ा इनिशिएटिव है, दैट इज गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। अमूल का प्रोडक्ट जिसका आता है भाई, यह एक बेस्ट एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव सोसाइटी के सक्सेस का। इंडिया पर्सपेक्टिव से देखें तो इस तरीके से हम जो हमारे कंट्री साइड एरिया हैं वहाँ के प्रोडक्ट को एज ए कोऑपरेटिव फाउंडेशन बना के उसको इंक्रीज किया जा सकता है, तो वहाँ से सीखा जा सकता है। बेसिकली एक बहुत ही सक्सेस मॉडल है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। गुजरात एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच इंस्टीट्यूट है डेवलप द प्लेटफॉर्म टैकल ई वेस्ट। ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। किसने डेवलप किया है? IIT मद्रास ने। इन्होंने बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, ई सोर्स जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हो। अब मान लीजिए अभी आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब हो गया, अब उसको कोई खरीदने वाला नहीं है, रेडियो आप ले जाके क्या करोगे, फेंक दोगे। बट इस प्लेटफॉर्म पे आप क्या कर सकते हो, उसको दे सकते हो, उसके बदले कुछ ले सकते हो। सिंपल एग्जांपल है तो पहले गांव में कबाड़ी वाला आता था ना, आपके घर में जो भी लोहे की सामान, प्लास्टिक की सामान, उसका दे के आप चॉकलेट, सोमपापड़ी या ऐसा कुछ खा सकते हो, नमक ले सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से वो क्या करता था, उसको कलेक्ट करके ले जाके जहाँ पे रॉ मटेरियल की ज़रूरत है वहाँ पे दे देता था, बेच देता था, तो रॉ मटेरियल मिल जाता था कंपनीज के पास। वही सेम फंडामेंटल यहाँ पे भी लगाया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच कंपनीज एक्वायरिंग द इंडियन डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर बिलडेस्क। आपने देखा होगा काफ़ी सारी जगह, हालांकि अब बहुत सारे आ गए हैं ऐसे, बट बिलडेस्क क्या है, एक तरह से डिजिटल पेमेंट हैंडलिंग करता है। तो अब इसको बेचा जा रहा है। किसने खरीदा भाई? पेयू ने। पेयू बेसिकली एक कंपनी है नीदरलैंड की, पोरस एनबी, इन्होंने खरीदा है और इनका जो फिनटेक कंपनी है ना पेयू, उसमें इसको मर्ज कर दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हैज साइन द पार्टनरशिप विथ विच कंपनी टू सपोर्ट द डीप टेक स्टार्टअप। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका पेटीएम। पहले आप ये जान लो कि डीप टेक स्टार्टअप होता क्या है। डीप टेक स्टार्टअप उन स्टार्टअप्स को कहते हैं जो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन देते हैं ऑन द सब्सटेंशियल साइंटिफिक या फिर आप कह लो इंजीनियरिंग चैलेंज का।
मान लीजिए कहीं पे कोई इंजीनियरिंग चैलेंज है, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, कहीं पे टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कहीं पे साइंटिफिक प्रॉब्लम है, अगर आपका स्टार्टअप ऐसा है कि उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है तो उसके लिए ये पार्टनरशिप में बनाया गया है। ये बेसिकली एक पेटीएम के साथ कोलैबोरेट किया गया है कि ऐसे स्टार्टअप्स को क्या करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन साइन अ प्रोजेक्ट टू एग्रीमेंट विद द इंडिया फॉर एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो ड्रोन की बात कर रहे हैं। इंडिया के लिए बात करें तो इंडिया अब जाके बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है। रिसेंटली 2-3 इंसिडेंट्स हुए इंडिया में जिससे ड्रोन से अटैक किया गया, इंडियन के जो आर्मी बेस हैं अटैक करने की कोशिश किया गया। और हालांकि इंडिया की बात करें तो अभी हम ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे हैं, हम कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं, जैसे इजराइल की हम बात कर लें, यूएस की हम बात कर लें, तो इजराइल के साथ भी हम कोऑपरेट कर रहे हैं। अब यूएस के साथ हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है, अब यूएस के साथ मिलके हम ड्रोन्स बनाएंगे, तो होप्स हो कि हम कुछ अच्छा कर पाएंगे इस फील्ड में। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका बी, यूएस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन 2 मेडल इन पैरालंपिक, तो वो हैं अवनी जी। ये बेसिकली शूटिंग करती हैं, तो 2 शूटिंग में इनको मेडल मिला है, एक में ब्रोंज इनको मिला है, एक में गोल्ड मिला है। तो जो 50 मीटर है उसमें इनको मिला है ब्रोंज और जो 10 मीटर है उसमें इनको मिला है गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, यहाँ पे आपको फोटो भी दिख रहा होगा। ये बेसिकली उसका इनॉग्रेशन हो रहा है, कहाँ पे लॉन्च किया गया है, बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है लद्दाख में। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जोड़ता है लेह को और पेंगोंग लेक को। आपको याद होगा तो पेंगोंग लेक पे ही इंडियन और चाइनीज सोल्जर आपस में लड़ाई कर लिए थे, फाइट हो गई थी उनकी। तो अब इंडिया यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है टू काउंटर द चाइना, क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे सैटेलाइट इमेज ऐसे आए थे कि चाइना तो पूरी एक कॉलोनी बना दिया, वहाँ पे लोगों को लाके बसा रहा है। तो अब इंडिया कोशिश कर रहा है इसको काउंटर करने के लिए, तो ये बेसिकली उसी का इनिशिएटिव है। इंडिया भी उधर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड लक।